कल की क्लास में फाइनेंस को लेकर के कुछ लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो गया था। मुझे ऐसा लगा, जबकि लाल किताब में फार्मूले बहुत ही सिंपल हैं। और सिंपल चीज जब नहीं समझ में आती हमें, जब हम दिमागी रूप से बहुत आगे चल रहे होते हैं और जो चीज पढ़ाई जा रही होती है वहां पर हमारा फोकस नहीं होता। ये आपको पूरे कोर्स में ध्यान रखना है कि जिस मोमेंट पर जो बात कही जा रही है वहां पर अपना फोकस बना ले, तो आपको कंफ्यूजन खड़ा नहीं होगा। फिर भी जिन लोगों का कंफ्यूजन था, मैं थोड़ा सा 2 मिनट लेकर के नेट सेल में जो बात आई निकल करके उसको मैं बता देता हूं। बात इतनी सी थी कि गुरु ग्रह को देखने का तरीका बताया गया था, और गुरु ग्रह अगर अच्छा है तो उन लोगों को हार्डवर्क कम करना पड़ता है। कम मेहनत में इंसान इज्जत के साथ कमाता है। इस सूत्र को याद रखना, कम मेहनत से इज्जत के साथ कमाना। लाल किताब दूसरे भाव को इज्जत की कमाई से जोड़ती है। रिश्वत की कमाई, आर्म ट्विस्टिंग की कमाई, जोर जबरदस्ती की कमाई, भ्रष्टाचार की कमाई, इसका संबंध छठे भाव से होता है। इसलिए हम बात कर रहे थे दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव इज्जत के साथ कमाए गए धन की बात को करता है। अब जिसका गुरु अच्छा होगा वो कम मेहनत में इज्जत की कमाई ज्यादा मात्रा में करेगा। अब आप लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धन तो कमा लेते हैं हमारे समाज में, पर इज्जत नहीं कमा पाते हैं। तो उनमें गुरु ग्रह खराब होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। सिंपल इतना सा मीनिंग है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली लिखा, क्या जिनके गुरु खराब हैं क्या वो कमा नहीं पाते हैं? निश्चित रूप से कमा पाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं आम आदमी को, पर उनकी जिंदगी में हेल्थ की सिचुएशन गड़बड़ होती है, मेंटली परेशानियां बहुत होती हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, और उनको मान सम्मान नहीं मिलता है। ये सारी की सारी खेल है। पैसा तो वो कमा जाते हैं, और पैसा कमाने में कहीं रुकावट नहीं देता, चाहे गुरु कमजोर है चाहे वो ताकतवर है। हम तो इज्जत की कमाई की बात को सीख रहे थे। अब क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है। राहु, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रह जो हैं ये बृहस्पति के शत्रु हैं। ये बृहस्पति के शत्रु हैं, राहु, बुध और शुक्र। अब जो गुरु है, जिन भावों का कारक है, गुरु कारक है दूसरे भाव का, गुरु कारक है पांचवें भाव का, गुरु कारक है नौवें भाव का, गुरु कारक है 11वें भाव का, गुरु कारक है 12वें भाव का। कितना सिंपल, दो दूनी चार की तरह, पहाड़े की तरह दो का पहाड़ा है। गुरु को देखने का इससे बढ़िया बेस्ट टेक्निक नहीं हो सकती। अब आपने देखना कि अगर इन ग्रहों में, इन भावों में अगर ये तीन में से कोई भी ग्रह बैठा है तो गुरु को डेंट लगा। डेंट का मतलब गुरु एक प्योर ग्रह माना जाता है, एक शुद्ध ग्रह माना जाता है, प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म ऑफ एजुकेशन, प्योर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्योर फॉर्म ऑफ विजडम, नेकी करना, भलाई करना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना, ये गुरु की खासियत है। लोगों को सुधारना अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने विजडम के माध्यम से, लोगों में से बुराइयों को खत्म करना, ये गुरु की खासियत है। अब जैसे ये तीन ग्रह इन भावों में आएंगे तो आदमी कहता है
अच्छा फलाना आदमी शराब पी रहा है, मुझे क्या लेना देना, पीने देना, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉनवेज खा रहा है, खाने दो, अच्छी बात है, ये देखो अपना क्या फायदा निकलता है। अर्थात उसमें स्वार्थ की भावना विशेष करके बलवती हो जाएगी और व्यक्ति केवल और केवल अपना काम निकालने की बात सोचने लगेगा। सिर्फ इतना अंतर है। अब एक तरह से देखा जाए तो ऐसा मनुष्य कलयुग के अंदर तो बहुत अच्छा, जो अपने काम से काम रखे, किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई मरता है मरे, जिए तो जिए, अच्छा करे बुरा करे, उसको सिर्फ अपने से मतलब है और वो अपने फायदे के लिए ही सोचता है, अपने फायदे के लिए ही व्यवहार करता है। तो आज के हिसाब से वो बहुत अच्छा है, इसलिए ऐसे लोग कई बार अच्छे कमाते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु ये बहुत डीप साइंस है, ये आपको सूक्ष्म से विस्तृत की तरफ लेके जाती है, छोटे से बड़ा बनाने की क्रिया है। गुरु का मतलब ही बड़ा होता है, गुरु का मतलब ही बृहद होता है, विशाल होता है, गुरु का तात्पर्य ही ये है। इसलिए आप जिस भी लेवल पर हो, उस लेवल से विस्तार देने का काम गुरु करता है। पर गुरु ये काम जब ही करेगा, ध्यान रखिए, गुरु खाम खाई फ्री फोकट में नहीं बांटता फिरता, ये ध्यान रखिएगा, बहुत समझदार। उच्च कोटि का गुरु कभी भी आपके घर आकर के जोर जबरदस्ती करके आपको सुधारने का काम नहीं करेगा, बल्कि जो फोकट में ज्ञान बांटते फिरते हैं घर घर जाकर के, समझो उनका गुरु खराब है। बिना मतलब सलाह दे, बिना मांगी सलाह मिल देने लग जाए जाकर के, समझ लेना गुरु खराब है। अगर आप में से भी कोई ज्योतिष का कार्य करता है और वो कहता है हाँ जी हेलो हाय हाय क्या हाल है, मैं ज्योतिषी हूं जी, अपनी कुंडली दिखाओ मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, मैं तुम्हारा किस्मत का ग्रह ढूंढ के बता दूंगा, ज्योतिषी का गुरु खराब है, समझ जा, उसका खुद का ही गुरु खराब है, क्योंकि इसको गलत माना जाता है। फूल अपनी खुशबू स्वयं बिखेरता है, फूल को बताने की जरूरत नहीं कि मुझ में खुशबू है। अर्थात शिष्य शिष्य प्रेरणा उत्पन्न करते हैं गुरु में अपनी विनम्रता के द्वारा, अपनी विनम्रता के द्वारा, अपनी शालीनता के द्वारा गुरु को प्रसन्न करते हैं, ताकि गुरु आशीर्वाद दे दे। गुरु को गाइड नहीं किया जा सकता है, गुरु से सलाह मांगी जाती है, वो भी विनम्रता पूर्वक। और कई बार हम यहाँ पर भी गलतियां कर जाते हैं, हम अपने गुरु को ही सलाह देने लग जाते हैं, गुरुजी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरुजी आपको वैसा नहीं करना चाहिए, गुरुजी आपको तो ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, वैसे पढ़ाना चाहिए, आपको नीले रंग का कपड़ा पहन के नहीं पढ़ाना चाहिए, आपको सफेद रंग का कपड़ा पहन के पढ़ाना चाहिए। उसका तो उसका गुरु निश्चित रूप से खराब है। गुरु जैसा पढ़ाए, समझ में आए ना आए, एक बार बस अपने खोपड़ी का ढक्कन ओपन रखें बस, और ये सोचे जो परमात्मा बरसा रहा है सिर्फ मुझे उसको इकट्ठा करना है, ये गुरु का कार्य है, उसको सही कैसे करना है वो अपने आप करता चला जाएगा। उसकी क्रिया में शिष्य जितना ज्यादा इंटरफेयर करेगा, शिष्य का ही नुकसान है, गुरु का नुकसान नहीं है। अब समझ में आया कि धन की बरसात जो शब्द था कि नवम भाव से उठेंगे बादल, दूसरे में जाके टकराएंगे, इसका मायने सिंपल हम ये देख रहे हैं कि बादल उठ भी रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं, और जो बादल उठ रहे हैं उनमें पानी भी है कि नहीं है, और पानी वाले बादल उठ भी गए, कहीं हम ऊपर मुंह करके तरफ बैठे हुए हैं और ऊपर से बादल निकल गए, गुरु भी मिल गए, गुरु भी प्राप्त हो गए, गुरु से रिलेशन भी जोड़ लिया, पर मुंह ऊपर उठा करके देख रहे हैं,
बादल ऊपर से निकल जाएगा, बरसात नहीं होगी। सबसे बड़ी किस्मत इस जन्म में हमें ज्ञान प्राप्त होना है। किसी व्यक्ति को ज्ञान दे दो, सारी जिंदगी कमाई का साधन दे रहे हो आप उसको। एक बार ज्ञान प्राप्त हो गया, हम अपने जीवन में, हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करके बैठा हुआ, और उसी के दम पर वो कमा रहा है, उसी के दम पर वो अपना परिवार चला रहा है, उसी के दम पर वो अपना रोजी रोजगार चला रहा है। यही तो किस्मत है। इसलिए लाल किताब ने किस्मत का ग्रह गुरु को मान लिया। नेचुरल रूप में हम सभी का किस्मत का ग्रह गुरु हो गया। इसीलिए लाल किताब जब भी आप खोलोगे तो पहला पन्ना जब ग्रहों का खुलेगा तो गुरु का खुलता, सूर्य का नहीं खुलता। वैदिक किताब में पहला पन्ना सूर्य से शुरू होगा, जब भी ग्रहों का डिस्क्रिप्शन आएगा सूर्य से स्टार्टिंग, परंतु लाल किताब में स्टार्टिंग ही गुरु ग्रह से होती है, और उसकी स्टार्टिंग भी वो नवम भाव से कर रहा, क्योंकि उसका मानना है कि अगर गुरु ने ज्ञान दे दिया और शिष्य ने ले लिया, वो शिष्य सारी जिंदगी कमाई करेगा। इससे बड़ी नेक कमाई कुछ नहीं हो सकती। बहुत सिंपल है। तो ये हमारा दूसरा भाव, और बहुत सिंपल मैंने बताया था कि अगर ऐसे में राहु या चंद्रमा, सॉरी हाँ, राहु चंद्रमा एक साथ हो, या राहु सूर्य एक साथ हो, या केतु चंद्रमा एक साथ हो, केतु सूर्य एक साथ हो, तो भी बृहस्पति को मदद नहीं मिलेगी। अब ये क्यों कहा कि बृहस्पति कमजोर हो जाएगा? क्योंकि बृहस्पति को मदद देने की जिम्मेवारी सूर्य का मित्र चंद्रमा, चंद्रमा का मित्र बृहस्पति, और बृहस्पति का मित्र नेक मंगल होता है। जब उसके मददगार ही फंस जाएंगे तो यानी कि बृहस्पति को जब आवश्यकता होगी तो उसको मदद नहीं मिलेगी, इसलिए बृहस्पति में कमजोरी आने के चांस बढ़ जाते हैं। लाल किताब ने हर बात बड़ी लॉजिकली कही है। जो लोग अपनी जिंदगी में कमाई के मामले में कंप्रोमाइज्ड कमाई करते हैं, कंप्रोमाइज जो कमाई होती है वो कमजोर बृहस्पति की निशानी होती है। कमजोर और कंप्रोमाइज्ड कमाई किसे कहते हैं? एक डॉक्टर अच्छी तरह से जानता है इसको कोई बीमारी नहीं है, पर वो आया कहता साहब मेरा तो दिल बहुत जोर के धड़क रहा है, मुझे लग रहा है मेरा तो मामला जाम हो गया, हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं। अब डॉक्टर समझ जाता है इसको कुछ नहीं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, चेहरा इसका बता रहा है। वो एक दो बात पूछेगा, कहाँ से कहाँ दर्द आ रहा है, कहाँ से कहाँ, नहीं जी वो दर्द नहीं आ रहा, वो हार्ट का रेट ऐसा हो रहा है जी, ऐसा लग रहा है बस सब हार्ट अटैक आने वाला। वो समझ गया इसको गैस की प्रॉब्लम है। वो फटाफट कहेगा हार्ट के तू टेस्ट करा, ये 4 करा 5, हर एक नहीं होता, कोई कोई डॉक्टर, कोई कोई ऐसा होता है, और वो उसको 8-10 हजार रुपए का बिल बना देगा। अब उसे पता उसका एक स्पेशल पैकेज आ जाएगा वहां से, और उसने ठा के उसको देना है गैस की दवा, और कहना टेंशन मत लेना, रात को आराम से सो, टेंशन मत लिया करो ज्यादा। लास्ट में रिपोर्ट आएगी कि कुछ नहीं, टेंशन ले रहे थे। ही नोज वेरी वेल। अब बृहस्पति ने उसको कमाई तो दे दी, बृहस्पति ने उसको ज्ञान भी दे दिया, पर ऐसा उसने क्यों किया? ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि ये बृहस्पति, आप अगर उसकी कुंडली में देखना कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज, तो ये इतना सिंपल है गुरु ग्रह को देखना। समझ में आ गई? अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमने वेल्थ के ऊपर काफी समय लगाया है। और हाँ, एक सूत्र और मैं बता दूं, अगर 9वें भाव में और दूसरे भाव में अगर जो ग्रह बैठे हैं वो एक दूसरे के शत्रु हैं तो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो भी किस्मत के मामले में
वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। ये जरूर हमें समझना चाहिए। हाँ राज जी। गुरु के संबंध में एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दो सिचुएशन है, गुरु 9th में है, 9वें भाव में है, और एक गुरु है कहीं भी है कुंडली में, और दोनों ही टाइप के गुरु समझो कि उसी लेवल के खराब हैं, तो क्या 9वें गुरु का फिर भी अच्छे फल देगा? लाइक कुछ लेवल है उनमें या नहीं? लाल, फिर से समझ लो बात को, एक हाँ। लाइन में ही समझाऊंगा। जो लोग इस तरह से याद करते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा, ये जस्ट एक प्राइमरी स्टेज के लिए है, इससे रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। मैं पहले बता दूं, ये जैसे शुरुआत में बच्चों को एक कॉपी आती है जिसमें ना पहले से ही वो अक्षर बने हुए होते हैं और बच्चे को कहा जाता है उसके ऊपर लिख, बस घुमा घुमा के, घुमा घुमा करके। पर जब बाद में उसको लिखना पड़ता खुद ही है। ये इस तरह से याद मत कीजिए कि गुरु 9वें में तो बहुत अच्छा है, 5वें में तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे मत याद कीजिए। क्योंकि 9वें का गुरु भी खराब हो सकता है, 5वें का भी हो सकता है, जब चौथे का हो सकता है तो इससे बड़ी बात क्या है। हमने तो सिर्फ राहु बुध शुक्र का फार्मूला अपनाना है और ये देखना है कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कहीं राहु केतु के साथ तो नहीं है, बस इतना ही करना है। अब गुरु कहीं भी बैठा है आपका, अब ऐसा गुरु अगर 8वें में भी बैठेगा तो करोड़ों अरबों रुपए देगा, करोड़ों अरबों रुपए देगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा धन की। समझ गए बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे भाव की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे भाव को आप लोग जानते हैं, तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, आपके शौर्य का है। शौर्य का मतलब बहादुरी, वीरता, दूसरों की सहायता करना। कितनी व्यक्ति दूसरों की मदद कर पाएगा, ये मादा तीसरा भाव ही देता है। फर्ज निभाना, गुरु उपदेश, कान हमारा, गुरु मंत्र कान में दिया जाता है। जब गुरु दीक्षा मिलती है तो हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि गुरु कान में मंत्र देता है। तो ज्योतिष का नियम कहता है गुरु तीसरे भाव में बैठ कर के ही व्यक्ति को मंत्र देता है। मंत्र विद्या 5वें भाव से आती है, 9वें भाव से गुरु आता है और तीसरे भाव से गुरु उपदेश आता है। जिस व्यक्ति का तीसरा भाव अच्छा नहीं होता वो गुरु उपदेश को नहीं सुनता है, और गलती से सुन ले तो उसको नहीं मानता है, उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तीसरा भाव एक प्रकार से मृत्यु से पहले होने वाली बीमारी के संकेत करता है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति कौन सी ऐसी बीमारी आएगी जिससे व्यक्ति की मृत्यु होगी। ये भी तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह बताता है। तीसरे भाव के दो मालिक ग्रह हैं, एक बुध है और एक मंगल है। मालिक तीसरा है, सॉरी मालिक जो है मंगल है, यानी आप ये भी कह सकते हो तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल होता है। काल पुरुष के कुंडली के अनुसार बुध ग्रह वहां का स्वामी है। तो दो ग्रह मिलकर के बुध और मंगल, अर्थात बुध और मंगल कुंडली के ये दो ग्रह मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आपका तीसरा भाव कैसा है। इसमें मंगल का हक ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर मंगल का रोल ज्यादा है, मंगल का हिस्सा तीसरे भाव में ज्यादा होता है। और मंगल हमारे शरीर का रक्त है, खून है, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन तीसरे भाव से ही देखा जाता है। आंखों की पलकें तीसरे भाव से देखी जाती हैं।
हमारे शरीर में खून की मात्रा कितनी होगी, ये भी तीसरा भाव बताता है। घर में रखा आपका सामान तीसरा भाव को बताता है। तीसरे भाव घर में रखे हुए सामान को बताता है। अगर घर में आपने फलदार पौधे लगा रखे हैं तो वो थर्ड हाउस को ताकत देते हैं, फलदार पौधे। और फलदार में वो कांटे वाले नहीं, जैसे नींबू और ये सब नहीं, ये उसमें नहीं आएंगे। फल वाले पौधे, जैसे आम का पेड़ किसी के ने लगा रखा हो, फलदार पौधे जिसमें कांटे ना हो और फल लगते हो, केले का पेड़ हो, ये भी जो है फलदार है। पपीता लगा रखा हो, ये सब चीजें जो हैं आपके थर्ड हाउस की ताकत को बढ़ाती है। सर जैसे फल आते हो, याद रखना है, नियम याद रखना है कि यदि तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो ही फलदार पौधे लगाने हैं। केवल तीसरे भाव की ताकत को बढ़ाने के लिए फलदार नहीं लगाना, ये देखना है शुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन कौन से माने जाते हैं? शुभ ग्रह में आता है सबसे उत्तम बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध, ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। पर चंद्रमा में भी ध्यान रखना, पक्ष बली चंद्रमा शुभ माना जाता है। पक्ष बली कहते हैं जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष के छठे दिन से यानी षष्ठी तिथि से लेकर के पूर्णिमा के अगले 6 दिन तक का चंद्रमा शुभ चंद्रमा की कैटेगरी में आता है। तो अगर वो भी बैठा है तो फलदार पौधे लगा सकते हैं। सर ये रिपीट कर दीजिए पक्ष का एक बार और, मून का। यामिनी जी रिपीट मत कराओ बस। अच्छा सॉरी, हाँ रिकॉर्ड देख लेंगे, सॉरी। रिकॉर्ड देख। दूसरा ये है कि जो जंग लगे हथियार होते हैं, जंग लगे हथियार घर में भूल करके नहीं रखने चाहिए जब कोई पाप ग्रह वहां पर बैठा हो। वैसे तो लाल किताब कहती है कि घर में हथियार ना रखें, पर कुछ लोगों का रुतबा इतना बड़ा होता है कि उनको हथियार रखने जरूरी होते हैं, तो उनके लिए लाल किताब सलाह देती है कि अगर हथियार रख रहे हो तो उन पर जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जंग लगे हुए हथियार एक्सीडेंट करा सकते हैं, कोई दुर्घटना करा सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी कम्युनिकेशंस के साधन हैं, संचार साधन हैं जिनके द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, डीजे, आपका मोबाइल फोन है, ये जो भी कुछ है, इन सब का संबंध तीसरे भाव से होता है। हमारे घर की दक्षिण दिशा का संबंध तीसरे भाव से है। घर की दक्षिण दिशा का संबंध तीसरे भाव से है। जो भी रत्न आप उंगलियों में धारण करते हैं, जो भी रत्न आप उंगलियों में धारण करते हैं, वो अपना असर तीसरे भाव में दिखाने लगते हैं। तो जब भी आप रत्न धारण करें, एक बार ये जरूर देख लें कि इसका इम्पैक्ट तीसरे भाव पर क्या रहेगा, अच्छा या बुरा। हमारे हिंदुस्तान में विवाह से पहले सगाई करने की परंपरा है, जिसे पंजाब में रोका कह देते हैं, बाकी आम जनरल भाषा में सगाई कह देते हैं, रिंग सेरेमनी कह देते हैं। एक प्रकार से ये समझो कि भाई अब रिश्ता पक्का हो गया, वो वाला दिन, कि अब जो है मामला टूट नहीं सकता, पर कुछ लोगों का टूट जाता है।
सगाई का होना तीसरे भाव से दिखाता है, और जिनकी बार बार सगाई टूटती है तो प्रॉब्लम तीसरे भाव में है। और कुछ मूर्ख ज्योतिषी उसको भी सातवें से देखना शुरू कर देते हैं। कोई आएगा कहेगा जी मेरी सगाई बार बार टूट रही है, वो दिमाग लगा रहे हैं सातवें भाव में क्या प्रॉब्लम है, कारक में क्या प्रॉब्लम। भाई वहां पे प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो थर्ड हाउस के अंदर छिपी हुई है। तीसरा भाव काम भाव से संबंध रखता है, यानी कि तीसरा भाव हमारे सेक्सुअल इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। इस भाव की वजह से, तीसरे भाव की वजह से ही हम अपोजिट सेक्स की तरफ ललायित होते हैं। अब तीसरे भाव को समझने के लिए दो प्रकार के ग्रहों को समझो, एक तो शुभ ग्रह है और एक अशुभ ग्रह है। और ये एक ऐसा अनोखा भाव है, इसमें बैठने वाला ग्रह अच्छा असर भी देगा और बुरा असर भी देगा, चाहे वो शुभ बैठा है चाहे अशुभ बैठा है। यानी कि हम किसी भी ग्रह को ये नहीं कह सकते कि साहब ये ग्रह बैठ गया तो इट्स अल्टीमेट प्लैनेट, कि यहां ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। नहीं, यहां पर शुभ ग्रह बैठे चाहे अशुभ ग्रह बैठे, वो प्रॉब्लम भी करेगा और फायदा भी देगा। बस हमने उसका सही सही विश्लेषण करना है कि वो सही क्या देगा और गलत क्या देगा। अब मोटा मोटी समझने के लिए कैसे समझे? मोटा मोटी समझने के लिए समझना है कि अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, वही शुभ ग्रह है पक्ष बली चंद्रमा, बुध ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, चंद्रमा वही पक्ष बली, शुक्र ग्रह है, गुरु ग्रह है, यानी चार ग्रह मैंने लिए हैं, पक्ष बली चंद्रमा, बुध ग्रह है, गुरु ग्रह है और शुक्र ग्रह। अगर ये तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य के लिए अच्छे हैं, यानी ये शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह भाग्य की वृद्धि करते हैं, भाग्य को कमजोर नहीं करते, भाग्य के मामले में अच्छे माने जाते हैं, यानी हेल्पफुल है ये, लक के मैटर में हेल्पफुल है ये, उनका जीवन सहज हो जाता है। उसके विपरीत यदि पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह कौन कौन से हो गए? राहु, शनि, मंगल, केतु और क्रूर ग्रह की श्रेणी में सूर्य। ये सभी के सभी इंसान को बहादुर तो बना देते हैं, पराक्रमी तो बना देते हैं, पर लक मैटर में कोई खास मदद नहीं पहुंचाते, किस्मत के मामले में मददगार साबित नहीं होते। अर्थात तीसरा भाव ही जिंदगी के उतार चढ़ावों को दिखाता है। जिन लोगों के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो तीसरा भाव उनका कमजोर मिलता है और पाप ग्रहों का असर कुछ ज्यादा मिलता है। अब हमें समझना पड़ेगा, आपने कहावत सुनी होगी, परसु परसा परशुराम, माया तेरे तीन नाम। परसु का मतलब पशु के समान जो इंसान है, जिसमें पशुता बहुत ज्यादा है। अब यहां पर इसको विवेक से जोड़ा गया है, ज्ञान से जोड़ा गया है, इंसान से नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति की नॉलेज, जिसका ज्ञान, जिसका दिमाग कमजोर है, उसको परसु कह देते हैं। अब हमारे समाज में परसु उनको कह देते हैं, जैसे किसी का नाम परशुराम हो तो उसका नाम बिगाड़ देंगे परसु। क्यों बिगाड़ दिया? क्योंकि वो बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो कोई छोटा मोटा काम करके मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चला, और दिमाग उसका बहुत तेज है नहीं, क्योंकि जिसका दिमाग तेज होगा वो तो पैसा कमा जाएगा, तो काहे को परसू रहेगा, क्योंकि सब परसू परसू करने लगते हैं।
अगर तीसरे भाव में पाप ग्रह ज्यादा हो जाएं या तीसरे भाव में पाप ग्रहों का असर ज्यादा हो जाए तो ऐसा इंसान परसू होता है। अर्थात मेहनत मशक्कत तो बहुत करता है पर किस्मत साथ नहीं देती। तो ये तीसरा भाव कोई मजबूत होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बैलेंस होना चाहिए, ना ये कमजोर होना चाहिए ना ये ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब क्या माने, यहाँ तो खिचड़ी पक गई। अच्छा, एक तरफ तो बता दिया कि शुभ ग्रह बैठ जाए तो अच्छा, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, और एक तरफ हम सुनते जी राहु तीसरे भाव में बैठ गया तो वाह जी क्या गजब का पराक्रमी हो गया। मंगल तीसरे में बैठ गया तो साहब ये तो योद्धा हो गया, गजब का योद्धा हो गया। तो पर हमें साथ में शांति पूर्वक ये सोचना होगा कि योद्धा का जीवन कैसे होता है, पराक्रमी व्यक्ति का जीवन कैसे होता है। ये बैलेंस मात्रा में ही चाहिए हमें, ये बहुत अधिक मात्रा में नहीं चाहिए। इस बात का निर्णय कि कोई व्यक्ति अपने करेज से, अपनी हिम्मत से, अपने पराक्रम से फायदा उठाएगा या परसू बन जाएगा, इस बात का फैसला बुध ग्रह करता है। बरार साहब आप म्यूट है, शायद कुछ बोल रहे हैं आप? म्यूट है बरार साहब, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर वो फ्रीज भी हो गए हैं। अच्छा, फ्रीज हो गए, चलिए हो सकता है नेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब बरार साहब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस सर। जी जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं सॉरी सर। ओके, तो आपने ये समझना है, इसका जो फैसला करेगा वो बुध ग्रह करेगा कि जितना अच्छा बुध वो परसू से परसा बना देगा। अब जो आदमी थोड़ा बहुत कमाने खाने अच्छे ढंग से लग जाएगा तो उसका नाम परसू तो कहना छोड़ देंगे हम। जो बाऊजी बाऊजी करने लग जाते हैं तो उसको परसा बोलने लग जाते हैं कि अभी वो बड़ा अधिकारी नहीं बना है, बड़ा अभी व्यापारी नहीं बना है। तो बुध डिसाइड कर देगा और परसू से परसा बना देगा। अब बुध तो अच्छा हो ही गया किसी इंसान का, अगर ऐसे में मंगल भी अच्छा हो जाए, कुंडली में कहीं पर बैठा और वो मंगल भी अच्छा हो जाए, अब वो परशुराम बन जाता है। अब मैं फिर से बताता हूँ, बुध भी खराब, मंगल भी खराब, परसू। बुध अच्छा, परसा। बुध भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, परशुराम। और तीसरे भाव में ज्यादा ग्रहों का असर आ जाए तो वो सिर्फ मेहनत मशक्कत में लगा के रखता है। डांट लड़ाई करा लेगा, झगड़ा करा लेगा। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे दुश्मनी पाल के बहुत जल्दी बैठ जाते और फिर क्या सोचते हैं, मैं उसको हरा के मानूंगा, मैं तो उसको नीचा कर दूंगा, मैं उसको पीछे छोड़ दूंगा। लाल किताब कहती है अपनी ऊर्जा को अब गलत मार्ग पे डाल रहे हो, किस किस से लड़ते भिड़ोगे। जब जब तुम जिंदगी में ऊपर बढ़ोगे तुम्हारे दुश्मन खड़े होंगे, पर तुम्हें डिसाइड करना है किससे टकराना और किससे नहीं टकराना है। दुश्मन आपने खुद चुनने हैं। जब दुश्मन को चुनो बहुत इज्जतदार इंसान चुनना। जिस इंसान की इज्जत नहीं है उससे भूल करके भी दुश्मनी मत करना। एक कहावत है, नंग संग हारे परमेश्वर, कि नंगे के साथ तो भगवान भी हार जाता। तो तुम दुश्मनी करने वाले कौन होते हो? अगर तुम किसी कमजोर आदमी से दुश्मनी करोगे तो अपना जीवन खुद बर्बाद करोगे। अपनी ऊर्जा को लड़ाई झगड़े में नहीं लगाना, दुश्मनी में नहीं लगाना। ये तीसरा भाव हमें प्रेरणा देता है। फिर मुद्दा उठता है, तीसरा भाव बार बार कह रहा है पराक्रम दिखाओ, पराक्रम दिखाओ। किस बात का पराक्रम दिखाओ? जब हमने किसी से लड़ना ही, हमने पराक्रम दिखाना है दूसरों की मदद करने के मामले में। क्योंकि मंगल
का नाम ही है दूसरों की मदद करना। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनका मंगल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। छोटे भाई बहन तीसरे भाव से देखे जाते हैं। छोटे भाई से कभी भी संबंध ना बिगाड़ें। छोटे भाई से संबंध बिगाड़ने से मंगल ग्रह कमजोर पड़ जाता है, और जब मंगल कमजोर पड़ जाएगा तो परशुराम अगर बना भी होगा तो परसा बन जाएगा, यानी एक कदम नीचे आ जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अर्थात उसकी जो अप्रोच ऊपर बढ़ रही है वो या तो रुक जाएगी या वापस नीचे आ जाएगी। बुध ग्रह का संबंध हमारी बेटी के साथ होता है। बुध ग्रह का संबंध हमारी बेटी के साथ होता है। अगर किसी की बेटी परेशान है, दुखी है, अपने जीवन में बदहाली में है, गरीबी में है, तो वैसे भी हमारा तीसरा भाव वैसे ही कमजोर हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा है, तो बेटी के पैदा होने पर भाग्य जागता है, यानी बेटियां उनके घर में भाग्य लेकर के आती हैं। तीसरा भाव आपको उपाय भी समझाता है। कैसे? जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो क्या करके निकलें, ये आप अपनी किस्मत के लिए, क्योंकि हम घर से बाहर मर्द कब निकलता है? अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, नौकरी रोजगार के लिए निकलता है। जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ कमाने खाने के लिए जा रहे हैं, कुछ रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। तो तीसरा भाव में बैठा हुआ ग्रह समझा रहा है कि क्या घर से करके निकलो तो किस्मत उस दिन साथ देगी, उस दिन रोजी रोटी तुम्हारा साथ देगी। बहुत सिंपल है। जैसे कि मंगल अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में बैठा हो तो दिया जला करके निकले, दीपक जला करके निकले, नहीं सॉरी, अगर मंगल तीसरे भाव में बैठा हो तो गुड़ खा करके और पानी पी के घर से बाहर निकले, और सूर्य तीसरे भाव में बैठा हो तो दिया जला करके निकले। चंद्रमा चंद्रमा अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो पानी पी करके घर से बाहर निकले। कितनी जल्दी क्वेश्चन फेंक दिया विभाजी। विभाजी अभी तो मैं चल रहा हूं कि कोई ग्रह ना हो तो मौज करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन फ्री। चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो जल पी करके बाहर निकलना चाहिए। शुक्र तीसरे भाव में हो तो चीनी, थोड़ी सी चीनी के दाने जबां पर रख करके चलने चाहिए। अगर बुध तीसरे भाव में हो, घर से बाहर निकलो तो एक छोटी हरी इलायची मुंह में डाल के जरूर निकले। शनि ग्रह अगर तीसरे भाव में हो तो उन्हें सौंफ मुंह में डाल के निकलना चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल सी रेमेडी है। गुरु अगर तीसरे भाव में हो तो जवान पर थोड़ा सा केसर हल्का सा टच करवा के निकलना चाहिए, और अगर केसर अवेलेबल ना हो तो हल्दी वाली चाय पी के घर से बाहर निकला करो। पानी में हल्दी थोड़ा सा डाल के उबाल लो और उसको पी लिया करो, वो करके भी निकल सकते हो। मीठे चावल खा करके, पीले वाले जो मीठे चावल होते हैं केसर वाले, वो भी खा के निकल सकते हो, या कोई भी पीले रंग की मिठाई खा करके निकल सकते हो। अगर बुध और शुक्र दोनों साथ में, शुक्र दही और चीनी दोनों ही शुक्र होते हैं, तो दही में थोड़ा सा चीनी डाल करके भी खा लिया करो, और जब घर से बाहर निकलो तो एक हरी इलायची मुंह में डाल लिया करो, बस धीरे धीरे उसको चूसते रहो। ये सिंपल सी रेमेडी है। इस सिंपल सी रेमेडी को आप कर सकते हैं।
राहु केतु का कोई इलाज नहीं, तो पूछे नहीं मुझसे। मैंने अभी बोला है कि राहु केतु का कोई इलाज नहीं, चंद्रमा का इलाज करो। पानी पी करके घर से बाहर निकलो, जल पी करके, मिश्री भी खा करके निकल सकते हो चंद्रमा के लिए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अब ये छोटा सा टोटका है, ये बताई तो गई बात लाल किताब में, पर मैंने देखा है इसका अच्छा असर देखने को मिला है। कुछ लोगों ने अपनाया है, उनको पहले की अपेक्षा ज्यादा अपने काम काज में फायदा हुआ, पहले की अपेक्षा। क्योंकि ऐसा माना जाता है तीसरे भाव के में बैठे हुए ग्रह का इलाज कर देने से जो है किस्मत में जो रोड़े अटकते हैं वो नहीं अटकते। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक उपाय है। आस्था जी जल्दी बताइए। सर बस चंद्र और शनि अगर दोनों ही है तो क्योंकि चंद्र वाटर आपने पानी कहा था देखो, और शनि सौंफ के लिए और सौंफ। मिश्री, सौंफ और मिश्री दोनों को मिला लो, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करो कि शुभ ग्रह की चीजों को खा करके बाहर निकले तो ज्यादा उत्तम माना जाता है। ठीक है, अब हम अगले उस पे चलते हैं। तीसरा भाव मैंने बताया था बीमारियां देता है। बीमारियों की शुरुआत जीवन में तीसरे भाव से ही होती है, और अगर यहां पर कोई भी खराब ग्रह बैठ जाए तीसरे भाव में तो हमें लंबे समय तक बीमार बना करके रखता है। और जैसे मैंने कहा कि मौत से पहले कौन सा ग्रह आपको कैसी बीमारी देगा, ये तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह डिसाइड करता है। अर्थात तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का इलाज ढंग से ना किया जाए तो व्यक्ति बार बार बीमार होता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं, और लास्ट के अंदर जो भी कारक, जो भी ग्रह वहां पे बैठा है अपने से रिलेटेड बीमारियां देता है। अब ऐसे में हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी। एक लाल किताब का सूत्र और कहता है कि तीसरे भाव में जो कोई ग्रह बैठा है, पूजा जी पूछ रहे हैं सौंफ किस ग्रह की वस्तु है? सौंफ मंगल की वस्तु है। लेकिन आपने कहा था शनि हो तो आप सौंफ खा के निकले, जी राइट? जी बिल्कुल कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ सॉरी। कोई बात नहीं। सौंफ का उपाय है ना, लाल किताब में बहुत बार आता है कि एक लाल रंग का कपड़ा लो, उसको सौंफ से भर लो, उसमें एक मूंगा डाल दो, उसमें मिश्री मिला दो, उसका एक तकिया टाइप बना लो या इसकी पोटली बना लो, रात को अपने सिरहाने रख करके सो। ये मंगल बद का भी उपाय है, ये जिनको नींद नहीं आती उनका भी उपाय है। तो ज्योतिष में बहुत सारी चीजें एक साथ किसी एक उपाय से भी की जा सकती है, मतलब एक उपाय समाधान कई होते हैं। कैलाश जी लिख रहे हैं कि अगर कोई ग्रह ना बैठा हो तो मैंने पहले ही कहा कि कोई टेंशन ही नहीं है। हमें जरूरी नहीं कि हर उपाय करना ही करना है। अगर हम दवाइयों की दुकान में काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी दवाइयां रोज रोज खा खा के भी देखनी है कि लोग कैसे खा रहे कैसे नहीं खा रहे। लाल किताब उपायों से भरी पड़ी है, तो हमने हर उपाय नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। उपाय कम से कम करने हैं। उपाय ज्यादा अगर बताए जा रहे हैं या तो ज्योतिषी कमजोर है या तुम्हारे कुछ ग्रह ज्यादा कमजोर है। उपाय दो चार ही हो जो बढ़िया हो, सक्षम हो, जो सटीकता से काम करें तो ही फायदा होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कर्म अपने आप में सबसे बड़ा उपाय है। आपकी अपनी समझ आपका सबसे बड़ा उपाय है। जिसकी खोपड़ी काम नहीं करती उसके ऊपर उपाय भी काम नहीं करता। ये सारे ग्रह हमारी खोपड़ी पे ही बैठते हैं, ये समझ लो। हमारी खोपड़ी खराब होती है तो दिन बुरे लगते हैं, और खोपड़ी अगर दुरुस्त है तो अगर बुरे दिन लग भी गए हैं तो आदमी बड़े आराम से उनसे निकल जाता है।
तो अपनी समझ को बड़ा अच्छा बना करके रखो, अपनी सोच को बड़ा अच्छा बना करके रखो, आपके उपाय भी काम करेंगे। ज्योतिष कॉमन सेंस पर आधारित विज्ञान बहुत ज्यादा है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। एक ज्योतिषी का कॉमन सेंस बड़ा मजबूत होना चाहिए, है ना। कॉमन सेंस अगर बहुत मजबूत नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ है। जैसे अक्सर मैं इसके लिए एक कहानी सुनाया करता हूं। एक गुरुजी थे और गुरुजी बहुत अच्छे वैद्य थे। और गुरुजी की खासियत क्या थी कि गुरुजी पेशेंट की शक्ल देख के बता देते थे कि तेरे को क्या बीमारी है, और अगर वो हाथ पकड़ ले तो पूरा बता देते कि तूने क्या खाया है आज, यानी बिना पूछे बता देते थे आज दिन में तूने क्या क्या खाया है। अब एक चेला था जिसका बुद्ध कमजोर था। अब चेला एक्साइटेड हो गया। अच्छा, जिसका बुद्ध कमजोर होता है वो एक्साइटेड बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी किसी के उसमें प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। उसने कहा भाई ये विद्या तो मुझे सीखनी चाहिए, गुरु जी का कितना बड़ा मान सम्मान है, दुनिया इनको घर से बुला बुला के लेके जाती है और बड़ा लोग इनका मान सम्मान बड़ा करते हैं। तो उन्हें पैर पकड़ लिए कि गुरु जी हमें भी सिखाओ। गुरु जी बोले भाई अभी तो कुछ दिन तो तुझे चाकरी करनी पड़ेगी ऐसे ही, मेरा बैग उठाना पड़ेगा, मेरा थैला उठाना पड़ेगा, चल उठा ले चल। उसने कहा जी कुछ भी करवा लो चाहे, पर ये विद्या सिखानी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। वो चलने लगा, जाने लगा, जाने लगा। बहुत दिन हो गए, अब गुरुजी कुछ बतावे ही नहीं, और जावे अपना चमत्कार दिखा के आ जावे, हर एक को बता दे आज तूने ये खाया, आज ये खाया। एक दिन एक आदमी आया, उसने कहा जनाब जल्दी चलो वैद्य जी, मेरी बीवी के तो पेट में बहुत बड़ा दर्द, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन है। अब वो चला गया। वैद्य जी गए और वैद्य जी ने जाते ही देखा और देखते ही बोले अच्छा आम खाए थे तूने? वो औरत बोली हाँ आम आम खाए थे जी। तो इतने ही ज्यादा क्यों खाए तूने आम? इतने आम कोई खाने के होते हैं? इतने आम नहीं खाया करते। ले 4 इलायची ले, इसको खा ले, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चेला बड़ा हैरान और परेशान कि किसी ने, ना पति ने बताया कि आम खाए, ना क्योंकि वो उन्हीं के साथ ही था, ना उस औरत ने बताया कि आम खाए। गुरुजी ने तो जाते ही बोल दिया आम खाए, और औरत ने कहा बिल्कुल आम खाए। तो उसने कहा गुरुजी आज तो बताना पड़ेगा, रास्ता रोक लिया। बोले रे बावले कॉमन सेंस तो लगा। औरत जहां पर सो रही थी उसकी खाट के नीचे दुनिया भर के आम के छिलके थे। इसका मतलब वो आम इतने ज्यादा खा लिए और वहीं पसर गई। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो पता लगा ले आम खाए। तो हो ये चीज चेक करनी होती है, अब समझ में आया। तो आज बन गए हम वैद्य। अब एक दिन गुरुजी कहीं गए हुए थे, अब पीछे से कोई आ गया, उन्होंने कहा भाई वैद्य जी को लेके चलना है। बोला जी वैद्य जी तो नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, पर अब मैं वैद्य बन गया हूं, जो करामात गुरुजी दिखाते हैं वो मैं भी दिखा सकता हूँ। उसने कहा चल भाई। सेम केस पेट दर्द का। अब महिला जो है वहां पर पेन सेक रहा, उसने देखा भाई सबसे पहले तो कॉमन सेंस लगाओ कि खाट के नीचे देखो क्या है। अब खाट के नीचे जो ऊंट के ऊपर रखने की जिन होती है, जिसके ऊपर बैठता है आदमी, लकड़ी की बनी हुई होती है, वो खाट के नीचे पड़ी हुई थी। उसका दिमाग एकदम कूदा। बोले यार जिन तो पड़ी है पर ऊंट गायब है, तो पक्का ये ऊंट खा गई। तो उसने जाते ही कहा अरे बेवकूफ, ऊंट भी कोई खाने की चीज होती है, जब ही तो तेरे पेट में दर्द हो गया। वो कहती है बेवकूफ, ऊंट किसने खाया है? कहता तूने खाया है, जिन तो यहाँ पर पड़ी हुई है और ऊंट गायब है। तो उसको भगाया। कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। और कॉमन सेंस पंचम भाव का खेल है। तो ज्योतिष में जिस एस्ट्रोलॉजर की कॉमन सेंस बहुत मजबूत होगी, जिसमें ऑब्जर्वेशंस बहुत मजबूत होगी,
वो इस सब्जेक्ट को बहुत जल्दी सीख जाते हैं और मुझसे अक्सर पूछते हैं क्या हम ज्योतिष सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। ये प्रश्न बहुत लगभग हर स्टूडेंट का होता है। मैं हर एक को कहता हूं निश्चित रूप से सीख पाओ। क्यों कहता हूं मैं ये? भगवान ने ये ज्ञान हर एक को दिया है। कुछ लोग पहले सीख जाएंगे, कुछ लेट सीख जाएंगे, पर लगे रहेंगे तो सीख जाएंगे। और सबसे जल्दी वो सीख जाएंगे जो गुरु की आंखों के अंदर रहेंगे। जो गुरु की आंखों में बसे रहेंगे वो सबसे जल्दी सीख जाएंगे। ये एक लाइन का आंसर है। नहीं, कॉमन सेंस वाले भी सीखेंगे, बिना कॉमन सेंस वाले भी सीखेंगे, पर थोड़ा लेट सीखेंगे। धैर्य रखने वाले भी सीखेंगे। ज्योतिष सभी सीख सकते हैं। ऐसा कोई कुंडली में योग नहीं होता कि कोई व्यक्ति ज्योतिष ना सीख सके। लोग पूछते हैं जी बताओ हमारी कुंडली में योग है कि नहीं है। मैं कहता हूं ज्योतिष में ऐसा कोई योग ही नहीं होता जिस योग से कह दे ये आदमी ज्योतिषी नहीं बन सकता। जिसका दिमाग थोड़ा थोड़ा घिस घिस के भी काम करता है वो भी ज्योतिषी बन सकता है। आपको एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल और केवल गुरु के फार्मूलों को, गुरु गीता, जैसे हम गीता के श्लोकों को सुनते हैं और ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं तो इसका मतलब ठीक ही होगा। अगर हम गुरु के फार्मूलों को गुरु गीता समझ करके सिर्फ अप्लाई करना शुरू कर दे तो ज्योतिषी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अनपढ़ है तो ज्योतिषी बन जाओगे, पढ़े लिखे हो तो ज्योतिषी बन जाओगे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी ज्योतिषी बन जाओगे, पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो ज्योतिषी बनने में रुकावट है। क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे। अपना दिमाग सीखते वक्त नहीं लगाना, अपना दिमाग कुंडली देखते वक्त लगाना। बड़ा गहरा सूत्र दे दिया आपको। सीखते वक्त अपना दिमाग मत लगाओ, कुंडली देखते वक्त अपना दिमाग लगाओ। आप ज्योतिषी बन गए, सिंपल सी खेल है, इसमें टेंशन नहीं पालना। मंगल बद है तो भी ज्योतिष सीख जाओगे, बुध खराब है तो भी ज्योतिषी बन जाओगे, गुरु अच्छा है तो भी ज्योतिषी बन जाओगे। कौन सा ग्रह है जो आपको ज्योतिष नहीं बनाता? अंतर कहाँ आता है ग्रहों से, मैं समझाता हूं आपको। अगर किसी व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा है और वो ज्योतिष सीख गया तो उसके पास दूर दूर से व्यक्ति आएंगे, मोहल्ले का आदमी नहीं आएगा। जिसका बुध अच्छा है उसका आस पड़ोस मोहल्ला शहर सारा उसके पास आएगा। वो अपने शहर का नामी ग्रामी ज्योतिषी होगा जिसका बुध अच्छा होगा। वो जिधर बाजार से गुजर जाएगा चार आदमी राम राम मार करने वाले मिल ही जाएंगे, उसको इज्जत बख्शने वाले लोग मिल जाएंगे। ये बुध अच्छे की निशानी है। अगर बृहस्पति अच्छा है तो बड़े उच्च अधिकारी लोग आएंगे उसके पास। बृहस्पति अगर अच्छा है तो बड़े बड़े लोग उसका सम्मान करेंगे, अच्छे अच्छे राइटर उसका सम्मान करेंगे कि ये तो पूजनीय व्यक्ति है। वो बहुत जल्दी गुरु की श्रेणी में पहुंच जाएगा और लोग बिना मांगे इज्जत देंगे। वो किसी से नहीं कहेगा कि तुम मुझे गुरु कहो, मुझे नमस्ते मारो, नहीं। दुनिया ऑटोमेटिक उसे गुरु कहेगी, दुनिया उसे ऑटोमेटिक उसको सम्मान देगी। ये गुरु के अच्छे होने की निशानी। सिंपल ग्रहों का इतना ही फर्क पड़ता है। शुक्र अच्छा है तो आपका जो ऑफिस होगा बड़ा लग्जरियस होगा। है आप वैसे नहीं तो ज्योतिष करोगे, पेन भी बड़ा अच्छा अच्छा मॉन्क प्लैंक का पेन लेकर के लिखोगे आप। बस इतना ही फर्क है बस। और मेरे जैसा होगा तो वो ये देखेगा कि अच्छा भाई कहीं से भी आ जाओ, पेन दो, नहीं अपना नहीं है तो तू तेरा ही दे दे, लाल लिख के दे देता हूं। सिंपल इतना ही फर्क होना है। ज्योतिषी की विद्या हर व्यक्ति सीख सकता है। जो लोग नहीं सीखते वो लोग वो होते हैं जो गुरु के अंदर कमियां ढूंढते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, गुरु के सूत्रों की कमियों को ढूंढते रहते हैं
वो लोग ज्योतिषी कभी नहीं बनते, चाहे वो परम इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे उनका दिमाग कंप्यूटर जैसा क्यों ना चलता हो। आप जान के हैरान होंगे, मेरे पास कुछ IITians लोग भी ज्योतिष सीखने आए, और ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना दिया हमारे स्टूडेंट्स ने। पर जब वो शुरू शुरू में आए तो अपना दिमाग लगाते थे, IITians वाला दिमाग। उनको एक दिन बिठा करके समझाया लाइव क्लास में, भाई इस डिग्री को तुम मेरे गेट के बाहर रख करके आया, मेरे दरवाजे में घुसो तो इस डिग्री को घर के बाहर रख दिया अगर तुम्हें सही ज्योतिषी बनना है। और जिस दिन से उन्होंने अपनी डिग्री घर से बाहर रखनी शुरू कर दी, वो ज्योतिषी बन गए बहुत जल्दी। अरे भगवान ने दिमाग तो दिया ही था, सिर्फ अहंकार था कि जो उस विद्या को नहीं घुसने दे रहा था। यही इस विद्या में सबसे बड़ी चीज है, अहंकार, कि आई नोज ऑल थिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। ये अहम ही इस विद्या को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। और अगर प्रवेश गलती से कर जाए, मेहनत मशक्कत से, और फिर अहंकार आ जाए, बड़े प्यार से निकाल देता है साइड की पतली गली से, पता भी नहीं चलता उसको। तो जिस बारे में आप पूछो ही मत कि मैं ज्योतिषी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, खास करके मेरी क्लास में, मुझे अपने गुरु पर यकीन है, मुझे अपने गुरु तत्व पर यकीन है, मुझे अपने गुरु की शक्ति और सामर्थ्य पर यकीन है। मैं पढ़ाता हूँ गुरु जी के श्री चरणों में बैठ करके। आप लोग, मेरे साइड में गुरु महाराज की फोटो लगी रहती है, और मैं जो बोलता हूं मैं ये मानता हूं कि वो ही बोल रहे हैं, मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं जब वो पढ़ा रहे हैं तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि कोई ज्योतिषी ना बन पाए, फिर तो सिर्फ वही होगा जो निगुरा होगा। उसको मैं कहता नहीं, सगुरा का काम होना ही होना है, ज्योतिष के फार्मूले समझ में आने ही आने हैं। दुनिया की कोई ताकत उनको ज्योतिषी बनने से नहीं रोक सकती। सिर्फ आपने अपनी सोच को, समझ को अच्छा बना के रखना है। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे सामने वाले का फायदा करना है। सामने वाले के फायदे के बारे में सोचना शुरू कर देना, इससे केतु ग्रह अच्छा होता है, और केतु अच्छा होगा तो गुरु ऑटोमेटिक अच्छा होगा, और गुरु जब अच्छा होगा तो बाकी ग्रह सारे के सारे सेट होते चले जाते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी एस्ट्रो पाठशाला का ध्येय यही है, और आपने हमारे वीडियोस पर भी देखा होगा, मैंने स्पेशली लिखवा रखा है, वी क्रिएट्स एस्ट्रोलॉजर्स। हम केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे, हम केवल एक कोर्स नहीं करवा रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है ज्योतिषी बनाना। और हम उसी टारगेट को लेकर के एस्ट्रो पाठशाला का हर टीचर, हर अध्यापक इसी उद्देश्य के साथ काम करता है। मैंने अपने टीचरों से रिक्वेस्ट की है कि आपने अपने पास कुछ बचा के नहीं रखना है, जितना कुछ है उतना देना है, और ज्यादा इकट्ठा करके भी देना है, अपने पास नहीं रखना। और हमारे पास हमारे ही स्टूडेंट कई बार कहते हैं जी टीचर बना दो, मैं बस एक ही चीज देखता हूँ, इसके पास अपने पास रखने की प्रवृत्ति है या नहीं है। और पूरे इंटरव्यू में मैं यही पूछता हूँ बस, और कुछ नहीं पूछता हूँ। अगर देखता हूँ अभी अपने पास रखने की प्रवृत्ति है, मैं टीचर नहीं बनाता, चाहे उसको कितना अच्छा बोलना आता हो, कितना भी बढ़िया प्यारा बोलता हो, और कितना अच्छा नॉलेजफुल आदमी हो, मैं उसको टीचर के लायक नहीं समझता। मेरा मानना है टीचर का हृदय विशाल होना चाहिए, भाषा तो दूसरी बात है, हृदय विशाल होना चाहिए, उसमें देने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें गुरु तत्व का एहसास होना चाहिए। जब जाकर के बात बनती है तो लोग सीख पाते हैं। और मुझे खुशी है, मैं पास्ट का एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। कोरोना के बाद से हम लोगों ने एस्ट्रो पाठशाला को ऑनलाइन ले गए, लोग दूर दूर से सीख सीख करके आए वो लोग हमारे पास, पर उन्होंने कहा
कुंडली पकड़ना यहीं से सीखे। उससे पहले ये तो पता था ये मेष राशि है, ये वृष राशि है, ये फलाना भाव है, ये ढिमकाना भाव है, पर फार्मूला अप्लाई करना बिल्कुल नहीं आता था। जो कुछ सीखा यहीं पे सीखा है। और मेरा तो उद्देश्य है डेली क्लास, डेली नया सीखना, रोज सीखना है। हर क्लास के बाद स्टूडेंट को लगना चाहिए आज तो कुछ सीखा नया। और पर यह एहसास भी उसी व्यक्ति को होगा जिसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होगा। अब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है, उसको तो जितना मर्जी समझा लो, उसको सिर्फ एक कमी नजर आएगी, साहब आज क्लास में तो ये नहीं हुआ। अरे जितना 1.25 घंटे का हुआ वो तो देख ले कितना हुआ। 1 मिनट जो नहीं हुआ वो पता है, 1.25 घंटे जो हुआ वो नहीं पता है। इसका मतलब भाई कि तो गड़बड़ चल रहा है मामला। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आपको लिखने की प्रेरणा देता हूं व्हाट्सएप पे कि आओ लिखो। लिखते समय तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा कि आज की क्लास में क्या हुआ और आज की क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। आप लिखो और फिर मुझे पता चलेगा कि आप में माफ करने की प्रवृत्ति कितनी है, आप में अच्छी चीजों को देखने की प्रवृत्ति कितनी है। माफ नहीं कर रहे कि आपने ये गलती कर दी है। अभी तो खैर किसी ने लिखा नहीं कि गलती कर दी है, वैसे मैं बताऊं तो वहीं से मुझे समझ में आ जाता है कि इसमें माफ करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसका मंगल बद्ध है, इसके ये नेगेटिव पॉइंट देखता है। तो यानी कि मैं क्यों लिखवाता हूं, मुझे आप लोगों का मनोविज्ञान समझ में आता है, आप लोगों की साइकोलॉजी समझ में आती है। और हमेशा ध्यान रखना, जो कड़वा लिखता है वो एक बात कहता है, मैंने तो बिल्कुल सच ही तो कहा है, गलत क्या कहा है, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ साहब, मैं तो बिल्कुल सच कहता हूँ और सच से तो पीछे नहीं हटता, चाहे गर्दन कट जाए। अरे भाई तुम कामयाब हो, क्यों नहीं कामयाब हो? सच कहना है, पर ये भी देखना है कि वो सच को किस तरह से कहना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन लोगों का ना बाहर सम्मान है ना घर में सम्मान है, और वो वही तलवार उठाए घूमते रहते हैं। तो अच्छा ज्योतिषी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना होगा, ये ध्यान रखें। अगर हम अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया में नहीं चल रहे तो बात ही खत्म है, फिर ज्योतिष नहीं आएगा, चाहे कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा हो। ये भी मैं लिख करके देता हूं। आप अच्छे इंसान बनिए, अच्छी सोच रखिए, आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन गुरु का आशीर्वाद से आएगा। गुरु आशीर्वाद देंगे जब ही तो, जब आप बुक खोलोगे वही बुक का वही पन्ना खुलेगा जिसका आंसर आपको ढूंढना है। और कमाल की बात, तुम्हारे हाथ में बुक भी वही आएगी जिस चीज को तुम खोज रहे हो। ये गुरु कृपा मैंने जिंदगी में महसूस की है। मैं ऋषिकेश में जाता था, आप लोग भी बहुत सारे लोग जाते होंगे, कोरोना काल से पहले की बात है, बहुत पुरानी, मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता हूँ। वहां एक बुक शॉप है बहुत बड़ी, अब तो आजकल तो हट गई वो। गीता गोरखपुर प्रेस के अलावा एक बुक थी, बुक शॉप थी, वैसे तो 4-5 है वहां पर। वो इंटरनेशनल बुक्स रखता था और उसका मेन थीम होता था एस्ट्रोलॉजी, योगा, मेडिटेशन, क्रिया योगा, इनसे रिलेटेड ही बुक्स होती थी। आप लोगों ने भी देखी होगी, आजकल नहीं है, पता नहीं उनका क्या हुआ। मैं उनकी शॉप से बहुत बुक्स लेता था, मैं गुरु मंत्र जाप करके जाता और सचमुच वही बुक हाथ में आती जिस चीज का प्रश्न मैं खोज रहा होता। जो ज्योतिष के सूत्र मुझे समझ में नहीं आते थे, और हमने तो इतना स्ट्रगल किया है 6-6 महीने तक, साल भर तक एक एक सूत्र कई बार समझ में नहीं आता था, अटका रहता था मामला। और वो किताब हाथ लगती थी और वो किताब एकदम से सारे सूत्रों को स्पष्ट कर देती। ये है गुरु की ताकत, ये है गुरु की शक्ति। जब हम किसी डिवाइननेस के साथ जुड़ करके किसी विद्या को सीखते हैं, ये शिक्षा नहीं है ज्योतिष, ज्योतिष विद्या है जो तुम्हें रेस्पेक्ट भी देगी, मान सम्मान भी देगी, पैसा भी देगी, इज्जत दौलत शोहरत हर चीज देने में सक्षम है ये विद्या। बड़े बड़े लोगों की सभाओं में सम्मान प्राप्त करोगे, ये वो विद्या है।
आप कल्पना करो कि आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, वहां पर आपके प्रशंसक आपको मिल जाएं, कितना अच्छा लगेगा। मैं उज्जैन में था मेरी वाइफ के साथ, उधर हमारे हमारे क्लाइंट मिल गए, बताओ कमाल की बात। अचानक से आके उन्होंने पांव छुए, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा अरे आप, तो कहते गुरुजी आप यहाँ पर हमें बता देते आप कहाँ रुके हुए हो। इतना वो इज्जत बख्शते हैं, इतनी इज्जत आपको देते हैं, तब पता चलता है इस विद्या की वैल्यू क्या है। तो ये बहुत बड़ी महान विद्या है। इस विद्या को सहजता से सीखो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़े मेहनत करो, नोट्स क्रिएट करो, अपनी भाषा में नोट्स बनाओ, अपनी समझ से नोट्स बनाओ, गलत बनाओ ठीक बनाओ, हम बैठे हैं ठीक करने के लिए, पर बनाओ, मेहनत से पीछे मत हटो। ये शुरुआती मेहनत है और यू आर सो लकी कि आपको डायरेक्ट बैठ करके हम बता रहे हैं, फार्मूले इतना डिकोड करके बता रहे हैं। मेरी गारंटी है आज ही आप लाल किताब पढ़ो और गुरु ग्रह के बारे में आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक, फिर वापस वापस घूम घूम के पढ़ो। और जो सूत्र मैंने आपको 5 मिनट भी नहीं लगाए बता दिया ना, वो सूत्र नहीं मिलेगा जल्दी से। आप घुमाए जाओ घुमाए जाओ घुमाए जाओ घुमाए जाओ, जबकि लिखा हुआ उसके अंदर। ये लाभ होता है गुरु से डायरेक्ट जुड़ने का, हमसे जुड़ने का यही मतलब है कि आपको मुश्किल चीज आसानी से मिल जाए। पर अब इतना भी आसान मत करो कि जनाब हम ब्लूटूथ खोल रहे हैं और ट्रांसफर कर दो, क्लास की आवश्यकता नहीं, उतना भी आसान मत करो। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। आज तीसरा भाव था, तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव होता है, और पुरुषार्थी व्यक्ति को पुरुषार्थ थोड़ा बहुत करना चाहिए। मेरा ये मानना है, पुरुषार्थ की आदत बनी रहनी चाहिए, इसका बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर बिल्कुल पुरुषार्थ करना छोड़ दोगे तो किस्मत भी साथ नहीं देगी। किस्मत उसी का साथ देती है जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है। धन्यवाद। आज 10:30 बज गए हैं। महेश जी फटाफट क्वेश्चन, कोई रिपीट क्वेश्चन ना पूछे प्लीज, पर्सनल कुंडली ना पूछे। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी समझो थर्ड हाउस में 3 ग्रह मंगल शुक्र और शनि, तो ये 3 ग्रह के लिए घर बाहर से निकलते प्लस इनका और 1-2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। पहली बात तो मंगल शुक्र शनि 3 ग्रह आपने बताए हैं। हाँ सर। अगर कभी भी एक से ज्यादा ग्रह हो जाएं तो शुभ ग्रह को उसमें से चुनो, सर्वाधिक शुभ ग्रह को चुनो। जैसे शुक्र इन तीनों में से सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो आप शुक्र की चीज यानी कि दही, दही में थोड़ा सा चीनी डाल करके खा करके बाहर जाएं। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। अगला, हाँ सुनील जी। सर एक पूछना है, समझो तीसरे भाव में मंगल और बुध एक साथ बैठ जाए तो अच्छा होगा कि दोनों उसी के मालिक और वो है? मंगल और बुध अगर एक साथ बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते सुनील जी, ये कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तीसरे भाव में मंगल का असर ज्यादा माना जाता है, और मंगल बुध को डैमेज कर देता है, मंगल बुध को डैमेज कर देता है, तो इसलिए बुध के लिए अच्छा नहीं। तो बुध अगर अच्छा नहीं होगा तो हमें व्यापार में दिक्कतें आएंगी, अपना कामकाज करने में दिक्कतें आएंगी, और बुध से रिलेटेड कुछ तकलीफें भी आ सकती हैं। हार्ट की पल्स रेट बढ़ी रह सकती है, पल्पिटेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। और आदमी को गुस्सा वाली बात, या तो वो चुपचाप रहेगा, बिल्कुल शांत रहेगा, और भड़केगा तो ढंग ढंग से भड़क जाएगा। तो ये समस्या भी रह सकती है, पर फिर भी ऐसे में को सही करने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ नीतू जी। नमस्ते गुरुजी। आपने नमस्कार। कहा था कि तीसरा भाव दक्षिण दिशा है, यस। तो यदि उसमें पाप ग्रह या शुभ ग्रह बैठे होंगे तो दक्षिण दरवाजा, मेन घर का जो दक्षिण दरवाजा होता है, उस पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं नहीं, आप इसको ऐसे समझिएगा, अगर आपकी जो दक्षिण दीवार है, दीवार, ये दक्षिण दीवार है, ये जितनी मजबूत होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही तीसरा घर आपका मजबूत बनेगा। तीसरा घर मजबूत बनेगा मतलब आप पराक्रमी रहेंगे। पराक्रमी का मतलब ये रहेगा कि आप में एफर्ट करने की
जो काबिलियत रहेगी वो बहुत गजब की मिलेगी। जिन लोगों के यहाँ पर दक्षिण कमजोर पड़ जाता है वो एफर्ट एक दो बार करते हैं और हताश निराश होकर जल्दी बैठ जाती है। जब लंका पर चढ़ाई की गई तो दिमाग लगाया गया कि लंका को तो अभेद है, लंका तो टूट ही नहीं जा सकती, लंका में तो प्रवेश ही नहीं किया जा सकता। फिर ऋषि ने क्या किया था, ऋषि ने लंका का मैप बनाया। कहां पर बनाया? रेत के ऊपर लंका का नक्शा बनाया और अपने पांव से दक्षिण तोड़ दिया। तो पता चला ऋषि की लात से दक्षिण का द्वार ध्वस्त हो गया और वहीं से हनुमान जी प्रवेश कर गए। हनुमान जी दक्षिण दिशा से प्रवेश कर गए थे लंका में। तो जो एक ये भी मान्यता है, दक्षिण के कमजोर होने से घर में चोरियां होती हैं या चीजें गुम जाती हैं। चोरी होती है, चीजें गुम जाती हैं, या मुकदमेबाजी हो जाए तो आदमी बड़ा समस्याग्रस्त हो जाता है। तो इसके संबंध इससे भी देखे जाते हैं। जी, लेकिन दक्षिण का यदि दरवाजा होगा तो उसका कोई फर्क पड़ेगा शुभ ग्रह या? दक्षिण का दरवाजा इस बात पे डिसाइड होता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह स्ट्रांग है तो दक्षिण मुखी मकान या दक्षिण का दरवाजा नुकसान नहीं करेगा, और अगर मंगल कमजोर है कुंडली के अंदर तो फिर साउथ फेसिंग मकान या दरवाजा कुछ भी कह लो वो दिक्कत में डाल देंगे आप। उसका तीसरे घर से कोई संबंध नहीं रहेगा? नहीं, तीसरे घर से तो है ही, तीसरे घर के अंदर ही दक्षिण दिशा है। इसलिए पूछ रही हूँ मैं कि तीसरे घर है तो दक्षिण दिशा, तीसरे घर में कोई शुभ या अशुभ ग्रह बैठा है, पाप ग्रह बैठा है, तो उसका दक्षिण मुखी दरवाजे पे कोई असर? वो अलग कंसेप्ट है, वो नीतू जी अलग से बताना पड़ेगा। जी। अभी तो आज यही समझना कि तीसरे भाव का संबंध दक्षिण दिशा से है। जी। दक्षिण मजबूत होगा तो साउथ फेसिंग में भी रह सकते हो, और मंगल मजबूत होगा तो साउथ फेसिंग में रह सकते हो, और मंगल मजबूत नहीं है तो साउथ फेसिंग फिर आपको दिक्कत में डालेगा। खास करके पहले 2.5 साल बहुत मुसीबतों वाले रह सकते हैं। ओके, थैंक यू गुरुजी। हाँ विभा जी। सर, जैसे आपने बोला कि अच्छे ग्रह हों या बुरे ग्रह हों उसके थर्ड हाउस में, और अगर दोनों ही बुरे मंगल शनि जैसे बैठे हैं तो उसमें हम क्या करें, क्या रिजल्ट लेते हैं ऐसे में? रिजल्ट के बारे में तो विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर भी मंगल और शनि का फिर भी विस्तार से तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम आगे भी चर्चा करेंगे ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि ये मैटर हमारा रह ही गया। मंगल शनि अगर दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और वो भी तीसरे भाव में, तो तीसरा भाव हैवी हो जाएगा, और तीसरा भाव ज्यादा हैवी होना ठीक नहीं, ये हमारी किस्मत में फिर रुकावटें डालता है। ठीक है। हाँ यामिनी जी। नमस्ते गुरुजी। जैसे थर्ड हाउस के बारे में आज आपने बताया, तो उनका कोई मतलब जैसे हमने सेकंड हाउस का पढ़ा था कनेक्शन विद 8th हाउस, तो थर्ड हाउस का कनेक्शन विद 9th हाउस भी देख सकते हैं ये दोनों? तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह दृष्टि से नवम भाव को देखता है और 11वें भाव को देखता है, इसलिए दृष्टियां अलग से कराऊंगा, इसलिए उस बात को आज छेड़ा ही नहीं, क्योंकि पहले दूसरे दिन मैंने कुछ बातें ऐसी कह दी तो इससे स्टूडेंट में कंफ्यूजन आ गया। तो इसलिए मैं अब वो बातें बाहर इधर उधर की करूंगा ही नहीं, इधर उधर का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ जी। फोकस बना के रखना। और जैसे अगर थर्ड हाउस में सूर्य और शुक्र है, जैसे शुक्र आपने कहा सन जो है वो क्रूर ग्रह है जी, तो वो जी। थर्ड हाउस में आपको मतलब कैसे रिजल्ट देता है? मतलब वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ सूर्य आदमी को पराक्रमी तो बनाता है, परंतु ये हमारे भाग्य के अंदर भी रुकावट भी पैदा करता है। ठीक है, शुक्र का तीसरे भाव में बैठना भाग्य के लिए अच्छा है पर पराक्रम के लिए कमजोर है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। क्या? हाँ राहुल जी। सर, ये फलदार पेड़ वाला जो आपने कंसेप्ट बताया था,
तो इसमें जैसे कई लोगों के घर में पौधे के अंदर केले का पौधा होता है, मतलब पूजा वूजा के लिए रख देते हैं लोग, उसमें फल तो लगता नहीं है, तो ये भी ठीक होता है या बिल्कुल उसमें ठीक फल नहीं होता। प्रॉपर? मैंने कहा है कि फलदार पौधे से, हाँ, ओनली फलदार तो पौधे। मतलब जिसमें फल लगने भी चाहिए, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए मुकेश तिवारी जी, बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को। प्रणाम गुरु जी। सर आप म्यूट हो गए हैं। मैं ये पूछ रहा था सर कि आपने थर्ड हाउस उंगलियां बताया, तो ये कलाई भी होता है? हाँ बोलिए। आपने थर्ड हाउस हाथ की उंगलियां बताया था, तो ये कलाई भी होता है, शोल्डर भी नहीं होता है? नहीं नहीं, सिर्फ उंगलियां। उंगलियां में ये अंगूठियां जो है ना, उसके बारे में मेरा बताने का मतलब था। जैसे कि अगर मैंने किसी ने मोती धारण कर लिया है तो चंद्रमा तीसरे भाव में अपना इफेक्ट दिखाने लगता है, बेशक चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हो। समझिए बात को, सिंपल मेरा राइट मतलब। राइट हैंड सर। जो हाथ से आदमी लिखता है। ठीक सर। आस्था जी। सर चंद्र और शनि बैठा है थर्ड हाउस में। अब आपने चंद्र बताया था कि अगर वो शुक्ल पक्ष का है तभी वो अच्छा है, तो वो चीज हम देखेंगे कैसे? ये जब आप जन्म कुंडली देखते हैं उसमें तिथि लिखी होती है, हाँ, षष्ठी, पंचमी, अष्टमी, नवमी। तो षष्ठी से ऊपर और पक्ष भी लिखा होता है, शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष। तो आपने अच्छा, देखना है कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि का है। अगर वो षष्ठी से आगे है तो शुक्र, तो हम कहेंगे ये पक्ष बली चंद्रमा है। सिंपल। ओके। और फिर इसका मतलब कि चंद्रमा अच्छा शुभ ग्रह हो जाएगा। चंद्रमा इस को तीसरे भाव में वो फिर शुभ मान लिया जाएगा कि ये तीसरे भाव के लिए ठीक है। पर शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। हाँ कैलाश जी। नमस्कार सर। हाँ कैलाश जी बताइए। तो हमारे हमारे ही एक ग्रुप में अभी पूछा था कि उन्होंने पूछा था चंद्रमा, शुक्र और शनि, तो आपने बताया जी भी चंद्रमा शुभ ग्रह है। ये जी तीसरे हाउस के ओनर मालिक करके अच्छा हुआ, वरना शुक्र ग्रह शुभ ग्रह है? नहीं, नेचुरल शुभ ग्रह हैं ये। नेचुरल शुभ ग्रह, जैसे गुरु भी नेचुरल शुभ ग्रह है, शुक्र भी नेचुरल शुभ ग्रह है, पक्ष बली चंद्रमा भी नेचुरल शुभ ग्रह है, ऐसे ही बुध भी शुभ ग्रह की कैटेगरी में आता है। तो ये ये आपने तीसरे से मंगल इसका लेना देना नहीं है। ये आपने मंगल बताया था ना उसमें जी, मंगल तो मालिक है तीसरे का, इसलिए कारक है। तीनों तीनों में से वो अच्छा हो गया नहीं? जो कारक है वो नहीं, जो शुभ ग्रह। शुभ ग्रह का मतलब ही यही है कि जो मैंने 4 ग्रह बताए हैं आपको, ये शुभ ग्रह। अच्छा अगर सर, ये तीसरे, सर आपने ना अभी जब उससे पूछा था कि मंगल, शुक्र और शनि हो तो मैं किसकी बात करूं उपाय, तो आपने इसलिए मैंने मंगल कहा था शुक्र का उपाय करके चलना है। मुझे अच्छी तरह याद है। शुक्र धन्यवाद जी, मुझे क्योंकि गलती शुभ लगी, ग्रह है। मुझे सूत्र गलती लगी। कहता है कि अगर पाप ग्रह होंगे वो किस्मत में रोड़ा अटकाएंगे, और शुभ ग्रह आपको किस्मत में बढ़ोतरी करेंगे। तो अब शुभ ग्रह को हम ताकत देंगे। अगर हम दही खा के जा रहे हैं तो शुभ ग्रह ताकतवर होगा। तो वो जो किस्मत में पापक ग्रह रोड़ा अटका रहे हैं वो उनसे फाइट करेगा। माफ तो कीजिएगा, मुझे गलती लगी जी। कोई और बात नहीं, कोई बात नहीं कैलाश जी, आप बात आराम ये से थी बोल कि सकते आप हैं। अभी बताएंगे ना मंगल कैसे देखना अच्छा, वो तो अभी बताएंगे आप तो ना? बताएंगे, इसीलिए तो विभाजी का क्वेश्चन था, जब मैंने तुरंत बोला कि अभी तो मैं बताऊंगा। और वो धन्यवाद। इसीलिए टोका कि ताकि और स्टूडेंट को ये शक ना हो जाए कि ये तो सारे हो गए हमारा तो रह गया। तो वो नहीं है, वो होगा। अभी सिर्फ बृहस्पति हुआ है। ठीक है जी, अभी धन्यवाद। तक मैंने बृहस्पति को कैसे देखना है वो ही बताया है। ऐसे ही सभी ग्रहों का मैं बताऊंगा, धन्यवाद सर। सभी ग्रहों का समझाऊंगा। ठीक धन्यवाद है, सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ सचिन जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, जैसे हम फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में कह रहे थे कि भाई ये इसकी जमीन है और ये इसका कारक है, तो अभी थर्ड हाउस में जमीन बुध की है या मंगल? बुध की है ना?
गुरु जी? बुध की है। देखो सिंपल सा खेल है, काल पुरुष में जो राशि फॉल कर रही है, अच्छा, जो राशि है वो जमीन है, समझ लो। ओके जो ओके ओके, कारक है वो उसका मालिक है। जी 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 जी, ठीक है, समझ बहुत गए सिंपल समझ है। गए। और इसको जैसे जी मर्जी समझ लो। इसमें हक मंगल जी, का ज्यादा रहता है तीसरे में, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का और मंगल भी पराक्रम का ग्रह, तो मंगल का जी। असर ज्यादा। सिंपल सी बात। अच्छा गुरु जी, एक चीज और कि जैसे आपने बताया कि थर्ड हाउस में अगर मंगल है तो गुड़ खा के जाना चाहिए। अगर मंगल बैड है, ये मतलब मैं कैसा सभी भी के है, लिए जैसा कैसा भी है, भी है, कैसा भी है, अगर तीसरे भाव में मंगल बैठा है, गुड़ खा करके पानी पी करके घर से बाहर निकले। तो ऐसे ही ये सूर्य, चंद्रमा और शुक्र सबके लिए अप्लाई होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, थैंक यू थैंक यू। अभी इतना पढ़ाया, अभी इसी पे फोकस करना है। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाकी बच गए व्हाट्सएप पे लिखिए। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, प्रणाम थैंक सर। यू। 11 बजे।